हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है। इससे पहले आप पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें जो है मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस से हैं। और वैसे अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें इंडिया के बारे में मतलब भारत के बारे में जानने का मौका मिला है, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें, पहले जो हम पार्ट 1 में जो जो हमने कवर करा है उससे का थोड़ा सा लिंक करते हुए अगर हम चलें तो पहले पार्ट में हमने ये जाना कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो क्यों आया, क्या कारण थे उसके। तो प्रथम विश्व युद्ध उसका एक फैक्टर था, एक कारक था, और यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, जो आप डिटेल में पार्ट 1 में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। फिर वो 1915 में इंडिया आने के बाद, भारत आने के बाद 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1917 में ही फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह होता है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में होता है। 1920 के दिसंबर में जो असहयोग आंदोलन है वो उसकी मंजूरी हो चुकी है। और अब जनवरी में, क्योंकि दिसंबर 1920 में मंजूरी मिली है, मतलब सबने हाँ किया है कि हाँ हमें जो है असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करना है। और इसका जो नाम है वो असहयोग खिलाफत आंदोलन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों ही एक बड़े पैमाने पे एक साथ शुरू किया गया था, ठीक है। और इसीलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन बोला गया। अब जनवरी 1921 में प्रॉपर रूप से इसको शुरू किया जाता है, ठीक है। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ जो थे, उसके जो अर्थ थे वो अलग अलग थे, ठीक है। यानी जब खिलाफत और सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी लोगों की जो इच्छाएं थी, जो आकांक्षाएं थी आंदोलन से, वो अलग अलग थी, ठीक है। क्योंकि स्वराज का जो अर्थ था, जो गांधी जी ने बोला कि स्वराज का जब आह्वान हुआ तो जो स्वराज का जो अर्थ था वो सभी समूहों ने अलग लिया, ठीक है। अब अगर हम स्वराज के वास्तविक अर्थ की बात करें तो स्व मतलब खुद का, ठीक है, और राज मतलब रूल, ऑब्वियसली बात है, शासन, ठीक है। यानी कि स्वराज का मतलब जो गांधी जी का था वो ये था कि अब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं रहेगा, ठीक है। अब जो है भारतीय, यानी हम लोग इतने केपेबल हैं, इतने लायक हैं कि अपने देश को खुद चला सकते हैं। यानी अब हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीनी है, ठीक है। अब ये था स्वराज का वास्तविक अर्थ। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में 11 ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हम पहले ही पीछे वाले पार्ट में, यानी पार्ट 1 में असहयोग का मतलब समझ चुके हैं कि गांधी जी का ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन हमारे पर अभी तक चल रहा है, यानी ब्रिटिश के हम लोग गुलाम हैं, ब्रिटिश का रूल है हमारे देश में, इसका मेन कारण है क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ढेर हो जाएगी, यानी हम लोग आज़ाद हो जाएंगे।
तो इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया कि अब जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, तो विभिन्न वर्ग के लोगों ने जिस जिस तरीके से वह अपना सहयोग वापस ले सकते थे, उस तरीके से उन्होंने अपना सहयोग वापस लिया। जैसे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि जो उस समय स्कूल होते थे वो अंग्रेजों के स्कूल्स होते थे, ठीक है। तो अगर स्कूल में कोई पढ़ने जाएगा नहीं तो स्कूल अपने आप ही बंद हो जाएगा। लोगों ने, जो टीचर्स थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, ठीक है। जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, ठीक है। इसके अलावा जो चुनाव होने वाले थे उस समय प्रांतों में परिषद के, उन चुनावों का बहिष्कार किया गया, यानी उन चुनावों में हिस्सा लेने से भारतीय लोगों ने मना कर दिया। लेकिन अगर हम मद्रास की बात करें तो मद्रास में जो गैर ब्राह्मण पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, उनका ये मानना था कि इन चुनावों के जरिए जो है हमें वो सभी अधिकार मिलेंगे जो केवल ब्राह्मणों को जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। इसके अलावा जो विदेशी कपड़े थे उनको, उनका बहिष्कार किया, यानी लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया, विदेशी सामानों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता जो है वो रोक देते हैं, यानी कि अंदर किसी को जाने ही नहीं देते, इसे पिकेटिंग कहते हैं, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें हुई असहयोग आंदोलन में। इसके अलावा 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का जो आयात है वो आधा रह गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़े छोड़ दिए थे, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके 75 करोड़ रह गई थी, यानी कि आयात में गिरावट आई थी, यानी क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़े मिले और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि अब लोगों ने क्या किया है, विदेशी व्यापार करना बंद कर दिया, विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से मना कर दिया है, ठीक है। अब इसकी वजह से, अब क्योंकि लोग भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय कपड़े पहन रहे हैं, तो इसी वजह से भारतीय कपड़ों का जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा और विदेशी कपड़ों की जो मांग है वो कम होने लगी। अब अगर हमसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसका वर्णन करो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो हम पॉइंट्स लिखेंगे, वो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बनेगा आपका, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, यानी मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया, चौथा पॉइंट हो जाएगा ये। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये पॉइंट लिखेंगे आप। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से मना कर दिया। ये पॉइंट लिखेंगे आप। अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है पेपर में कि जो असहयोग आंदोलन है वो क्यों धीमा पड़ा, असहयोग आंदोलन के असफल होने का क्या कारण है, अगर ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों धीमा पड़ा, तो हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वो ये लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है, खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। यानी कि जो कपड़ा, जो गांधी जी का नारा था कि खादी के कपड़े पहनो आप, तो एक्चुअली में खादी जो था वो बहुत महंगा था, ठीक है। महंगा होने की वजह से वो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर था, तो इसलिए कुछ समय बाद जो है लोगों को वापस विदेशी कपड़े खरीदने ही पड़े, क्योंकि इतने महंगे कपड़ा वो खरीद नहीं पा रहे थे। इसके अलावा अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, तो पढ़ने के लिए कोई और स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि जो वैकल्पिक संस्थान थे भारतीय, वो नहीं थे और उनको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी, इसलिए वापस बच्चों को और टीचर्स को, यानी शिक्षकों को स्कूल लौटना पड़ा और वकीलों को अदालतों में वापस लौटना पड़ा।
तो दूसरा कारण हम ये लिखेंगे। ठीक है, कि आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थान के स्थान पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, इसलिए जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे या जो वकील थे, उन्हें वापस अपने कामों पर लौटना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब अगर हम ग्रामीण यानी देहाती इलाकों में विद्रोह कैसे फैला, लोगों ने किस प्रकार से विद्रोह किया, वो हम समझें। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहातों में भी फैला था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। ठीक है, यानी कि पहले से जो लोग थे वो अपने अपने स्तर पे जो है वो जो ब्रिटिश सरकार थी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पे फैला शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने स्तर पे इसका समर्थन किया, इस आंदोलन को का साथ दिया। अब यदि सबसे पहले हम बेकार का अर्थ समझें तो बेकार का मतलब होता है कि हम लोगों से काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें किसी तरह का पारिश्रमिक यानी वेतन या पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह का जो काम होता है वो बेगारी कहलाता है। अग्रिमिटिया मजदूर की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज जैसे जगह पर लेके जाते थे। ठीक है, और वो उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत लेके जाते थे, इसलिए उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अब सबसे पहले हम अवध की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसान का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकादारों, जमींदारों के खिलाफ था जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। ठीक है, यानी कि जो बाबा रामचंद्र है, जो अवध के सन्यासी हैं, उन्होंने वहाँ के किसानों का नेतृत्व किया और क्योंकि वो पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे तो उन्हें उन लोगों की स्थिति का भी भली भांति पता था कि जो गिरमिटिया मजदूर है उन्हें किस तरह की स्थिति में उनसे काम करवाया जाता है। जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनसे जो बड़े जमींदार या तालुकादार होते थे वो भारी भरकम लगान यानी टैक्स लेते थे और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, यानी कि मुफ्त में ज़मीनों पे काम करना पड़ता था। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे और उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उन्हें कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। पट्टा मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, जैसे जो ज़मींदार होते थे वो ज़मीन देते थे उन्हें खेती करने के लिए, तो उसे वो पट्टा बोलते थे। ठीक है, तो पट्टा जो है वो निश्चित नहीं होता था और बार बार उन्हें उनकी ज़मीनों से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना रह सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी ज़मींदार का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ठीक है, यानी उन लोगों की क्या क्या डिमांड थी कि सबसे पहले तो जो लगान है वो कम किया जाए और जो बेगारी है वो ख़त्म किया जाए और दमनकारी जो ज़मींदार हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यानी उन लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको कोई अहमियत ना दी जाए। ठीक है, यानी ज़मींदारी व्यवस्था भी ख़त्म की जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी और अगले साल तक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैलकर तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और
और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को वो सही ठहरा रहे थे, ठीक है। यानी कि जब उन्हें मतलब जब कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि अवध में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोग परेशान हैं और अपने स्तर पे वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो 1920 में नेहरू जी आए और उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत करी और अवध किसान सभा का गठन किया, ठीक है। और इसके बहुत सारे यानी 300 से ज़्यादा शाखाएं जो है वो खुल गई और वहाँ के किसानों के साथ मिलकर के जो कांग्रेस चाहती थी वो ये चाहती थी कि असहयोग आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ के जो लोग थे विद्रोह के नाम पर वो क्या कर रहे थे, जो बड़े किसान थे, व्यापारी थे, उनके घरों में पर हमले कर रहे थे, बाज़ारों को लूट रहे थे, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों से जो है वो कांग्रेस खुश नहीं थी और वो गांधी जी का नाम लेकर के अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे कि उनका ये कहना था कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और सभी ज़मीनें जो हैं वो गरीबों में बांट दी जाएंगी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के आंदोलन को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्र की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ियां और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ियों के लोग परेशान और गुस्से में थे। वे लोग उनकी रोजी रोटी न केवल इससे पहाड़ी के लोग इससे पहाड़ी के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारे विशेष शक्तियां हैं। वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोली भी उन्हें नहीं मार सकती है। अब देखो, अगर जो कांग्रेस है यानी जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है वो अहिंसावादी है, ठीक है। यानी कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा के मार्ग पे चल करके आंदोलन करने हैं, सत्याग्रह करना है और भारत को स्वतंत्र कराना है, ठीक है। लेकिन लोग जो है वो गांधी जी की बात को अलग तरीके से समझ रहे हैं और वो एक अलग ही तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो जो कांग्रेस थी हिंसात्मक आंदोलन को वो कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं उदाहरण, वो आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ रहे कि वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजी सरकार से बहुत परेशान हो चुके थे कि जो सरकार थी उसने लोगों को जंगलों में जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने मवेशियों को, पशुओं को भी जंगलों में चरा नहीं सकते थे और जलावन की जो लकड़ियाँ हैं वो भी नहीं ले सकते थे, फल भी नहीं बीन सकते थे। इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे। इससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था और जब सरकार ने उन्हें बेगारी करने के लिए मजबूर किया तब उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर उनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अल्लूरी सीता राम राजू, जो अपने आप को उनका मानना था, उनका दावा था कि उनके पास कुछ शक्तियां हैं जिनसे वो खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, सटीक लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कारी विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार हैं और राजू महात्मा गांधी जी की महानता के गुण गाते थे और उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो महात्मा गांधी है उनको वो मानते हैं, असहयोग आंदोलन को वो समर्थन देते हैं
और महात्मा गांधी जी की महानता के वो गुण गाते हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो खादी पहने और शराब जो है वो छोड़ दे। लेकिन उनका ये भी मानना था कि अहिंसा के मार्ग में चलकर जो है वो भारत आज़ाद नहीं हो सकता, आज़ादी के लिए जो है वो बल का प्रयोग करना ही होगा। इसके बाद 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक बन चुके थे। अब जो बागान थे वहाँ पर असहयोग आंदोलन को किस तरीके से समझा गया। जो बागान में मजदूर रहते थे, मतलब जिनसे मजदूरी कराई जाती थी, वो बंधुआ मजदूर होते थे, ठीक है। यानी कि उनको अपने घर जाने का कोई अधिकार नहीं है। वो वहीं बागान में ही रहेंगे और जितना वो मेहनत करते थे उतना उनको पैसे भी नहीं मिलते थे और कईयों से तो बेगारी कराई जाती थी, ठीक है। तो जो बागान के मजदूर थे वो भी बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि गांधी जी जो है उन्हें आज़ाद कराएंगे और इसके बाद वो अपने घर वापस लौट पाएंगे और अपने परिवार के सदस्यों से मिल पाएंगे। महात्मा गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वह उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं और आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उन्हें लगता था कि गांधी राज आ चुका है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, ठीक है। यानी कि उन्हें लगा कि अब गांधी राज जो है वो आ चुका है और अब वो अपनी मर्जी से जो है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने अधिकारियों को अवहेलना की, मतलब उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और जब वो बागान छोड़ने लगे तो वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बहुत मारा पीटा गया। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था और उनके लिए यह एक ऐसे युग का शोधक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुकार भरी तो वह एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के काम करते थे तो या अपने आंदोलनों को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के वो जो भी काम करते थे और अपने आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ देते थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी घटना का वर्णन है, चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 1922 में हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो हुआ क्या था कि जो लोग थे वो शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। शांतिपूर्वक तरीके से जो जुलूस जा रहा था उस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। इससे गुस्सा होकर के लोगों ने एक जो पुलिस स्टेशन था चौरा चौरी नाम की जगह पर, जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें आग लगा दी और उसमें पुलिस वाले जो है वो जिंदा जला दिए गए। इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब अगला जो हमारा है सविनय अवज्ञा की ओर, ये आपको थर्ड पार्ट में मैं कराऊंगी। अब 2 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसलिए कि मतलब कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपके लिए भी कवर करना थोड़ा मुश्किल ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। बाकी इसमें सारे लास्ट में जब चारों पार्ट हो जाएंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो नोट्स तो मैं लगवाई रही हूँ, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जिनके आंसर्स आप खुद लिखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।
एक बार हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को, और बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।